बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस के साथ मैं हूँ काजी असद। नाज़रीन, आज ठोकर न्याज भी नैब ऑफिस के बाहर मॉडल हाउसिंग स्कीम के फैक्ट्रीज ने या उनके मुतासरीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनमें से कुछ मुतासरीन के ये मुतालबात है कि नैब ने रकम वसूल कर ली हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी मुतासरीन को उनकी अदायगी नहीं की जा सकी। हमारे साथ इस वक्त मॉडल हाउसिंग के एक फैक्ट्री हैं, उनसे बात करते हैं। मैं उनका तारफ़ करवा दूँ आपको। इनका नाम मसूद अहमद सदीकी है। ये गवर्नमेंट मुलाजम रहे हैं और बाबरा से रिसेंटली इन्होंने वहाँ से ये रिटायर हुए हैं, लेकिन इनकी जो जमा पूंजी थी वो इन्होंने मॉडल हाउसिंग में लगा दी। और लगाने के बाद आपको पता है ये एक मॉडल हाउसिंग का बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया था और उसके ऊपर नैब ने चूँकि इसको टेक ओवर किया हुआ है और इसके ऊपर चूँकि नैब टेक ओवर करके बैठी है तो किसी किस्म की जो भी इनको रिलीफ मिलना है वो नैब के ज़रिए से मिलना था। तो ये लोग इसीलिए नैब के ऑफिस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। आइए मसूद अहमद सदीकी साहब से पूछते हैं। मसूद साहब, आपका केस इस वक्त कहाँ पहुँचा है? आज आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, नैब हुकाम ने आपसे क्या वादा किया? कोई वादा नहीं जी, लॉलीपॉप दिया नैब ने जो 1 साल से देता चला आ रहा है। मेरी तफसील कुछ इस तरह है कि एक एग्जेक्टिव सीट से मैं रिटायर हुआ और छत की लालच में इनके पास चला गया कि चलें घर बन जाएगा। तो मैंने इनसे इन्वेस्टमेंट की तो पता चला कि ये फ्रॉड है, इसके पास तो ये जगह ही नहीं है। नहीं, एलडी पे पहले इश्तिहार मेरे से गुजरा है, उसने कहा था कि फिरोजपुर रोड के ऊपर मॉडल हाउसिंग की जो स्कीम है, गैर कानूनी स्कीम है, इसमें कोई भी सरमायाकारी ना करें। वो बाद में आए हैं। इसका जो मालिक है 2 बंदे हैं, जो फरहान चीमा और दूसरा वो डार है फारूक डार। ऐसा एक्चुअल तो फरहान चीमा ही ऑल इन ऑल है। तो उसने इतनी जल्दी में फ्रॉड किया, इतनी जल्दी में ये थोड़ी सी उसके पास ज़मीन थी फ्रंट की, वो उसने शो कराई और पीछे जी मेरे पास सारी है। क्या बताया गया कि यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे या हाउसिंग स्कीम? पीछे हाउसिंग स्कीम बनेगी, ऊपर मेन पे कमर्शियल आएगा और हमारे पीछे जो है ना वो आपको घर के लिए प्लॉट देंगे। अच्छा, आप कोई माजी में भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे या फर्स्ट टाइम आपने किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी? नहीं भाई, मैं तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये काम कर सकूं। अच्छा। ये तो पेंशन के पैसे मिले थे जो इन्वेस्ट कर दिए। पहले तो आप जानते ही हैं कि तनख्वाहदार बंदा उसका किचन पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। तो किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? इसलिए कि ये मैं एक्चुअल वबडा की S&I यानी चेकिंग टीम में था, तो मैं कसूर को चेक करके आ रहा था। शाम को देखा तो वहाँ रोड पे बड़ी लाइटिंग लगी हुई है और कंटेनर लगे हुए हैं, बड़ा मजमा है। अच्छा। और बड़ी है। तो फिर मैंने देखा कि यार ये मुझे रिटायरमेंट के पैसे जो मिलेंगे तो मैं देखूँगा, तो बनाना है मैंने कोई नहीं। तो मोटिवेशन तो दी होगी आप किसी डीलर से के थ्रू मिले होंगे, आपको मिलने के बाद उसने कुछ बताया होगा कि ये स्कीम इतनी बड़ी आ रही है या सस्ती है, और भी तो बहुत सी स्कीमें फिरोजपुर रोड। जी मैंने वो सब ज़्यादा खूबसूरत लगी, इनकी लाइटिंग की हुई थी, कंटेनर बड़े बनाए हुए थे और बड़ा। तो आप इनके धोखे में आ गए? हाँ, मैं जब पैसे मिले तो उनके पास चला गया। मैंने कहा भाई ये क्या? उन्होंने कहा जनाब ये हमारी ऊपर हम कमर्शियल प्लाजे बनेंगे, पीछे घर बनाए घर के लिए प्लॉट देंगे। तो मैंने कितने में बुकिंग करवाई आपने उस टाइम? ये मेरी इनके जो मेंबरशिप फॉर्म थे वो थे 3.5 लाख रुपए का एक। अच्छा। इन्होंने बेचा और ये तो एक्चुअल कीमत थी जो प्रिंटेड है, लेकिन मार्केट में आप जानते हैं कि जब ऐसी सूरत में आए तो फिर वो थोड़े से पैसे ऊपर भी होते हैं, जैसे ओन का आ जा सकता है, डाउन होती, कभी ओन आ जाता है, कभी उसके माइनस में आ जाता है। हाँ, बहरहाल मेरे पास जो क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर वो जो कीमत लिखी हुई है वो 26.5 लाख रुपए बनती है। कितने प्लॉट लिए आपने? 7 फॉर्म मैंने उनसे खरीदे। अच्छा, आपने खुद से सिंगल? किसी को नहीं ले दी आपने, खुद से इन्वेस्टमेंट? जी, खुद से। अच्छा, वो 7 फॉर्म लेने के बाद फिर आपको इन्होंने क्या वादा किया कि हम लोग कब आपको डिलीवर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये आपकी सारी आ जाएगी। ठीक है। तो फिर जब देखा कि भाई मैंने लोग एक दोस्तों से जिक्र किया और कि भाई मैंने इस तरह इन्वेस्ट किए हैं पैसे, तो वो तो कहते वो तो फ्रॉड है। तो मैं उनकी बात पे यकीन ना किया, तो मैं फिर उनके पास डीलरों के पास आ गया। मैंने कहा कि भाई आप मुझे बताइए आपके पास कौन सी ज़मीन है? तो फिर पता चला कि ये चंद कनाल मेन की इनकी ज़मीन है, बाकी कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कि ये जो मेन की ज़मीन है इससे तो कमर्शियली इनके पूरे नहीं बनते, तो ये रेजिडेंशियल में क्या देंगे? फिर डिटेल में गए तो जनाब पता चला कि इस फ्रॉड में ऑलरेडी बंदे परेशान हैं और फंसे हुए हैं। हाँ, तो नैब लाहौर ने इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, फरहान चीमा। हाँ, जब खबर आई मीडिया पे। जी हाँ, ठीक है। तो जब फरहान चीमा को गिरफ्तार कर लिया तो फिर मैं भी
नैब के पास चला गया, मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। जिस डीलर ने आपको दिया आप उस डीलर के पास पहुंचे कि मुझे आपने ये फॉर्म फरोख्त किया था तो आप जी इसका मुझे वो मैंने उससे के बस भी इंक्वायरी के लिए गया कि आप मुझे ये जगह दिखाएं क्या है। लेकिन जब मुझे पता चल चका कि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, तो फिर और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं नैब के ऑफिस गया। नैब के ऑफिस मैंने 15 जनवरी 2018 को कंप्लेंट दर्ज करवाई कि जनाब ये मेरा मामला है, ये मेरे सारे कागजात इनकी कॉपी लगाई। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन उन्होंने मेरी रिसीव कर ली, स्टैम्प कर दी। तो इंतज़ार किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अखबार में पढ़ा कि डीजी नैब हर महीने की आखिरी जुमेरात को बाद जोहर एक खुली कचहरी लगा। ठीक है। अब तो वहाँ पे पहुँचे जी। तो फिर ये 22 फरवरी आखिरी जुमेरात बनती थी, तो मैं उनके पास गया। अच्छा। तो मॉडल सिटी वाले सारे बंदे इकट्ठे हो गए। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप रोकिए, कितने टोटल फैक्ट्री होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक वहाँ पर जब आपकी मुलाकात हुई तो उस टाइम कितने लोग थे और टोटल कितने फैक्ट्री हैं? जब मैं डीजी साहब से मुलाकात हुई 22 फरवरी को हम पहुंचे तो करीबन 100 से 150 बंदा वहाँ पे। वो सिर्फ मॉडल हाउसिंग का था? सिर्फ मॉडल था। और इसके अलावा जो और लोग भी होंगे लेकिन वो दूसरी सोसाइटीज के थे। ठीक है। ईडन के थे। 100 लोग जो थे मॉडल के वो थे, मॉडल हाउसिंग के थे। तो वो फिर बारी बारी भेजे जा रहे थे कि डीजी साहब ग्राउंड में खड़े थे, फ्लीट बूट पहन के शलवार कमीज में, कि लोगों से मिल रहे हैं। तो खैर हमारी बारी भी आ गई, हम भी चले गए। तो मैंने डीजी साहब से कहा, मैंने कहा डीजी साहब ये मेरा मामला है। तो कहते जी वो तो उसके पास तो फरहान चीमे में तो हमारे पास करोड़ों रुपया मौजूद है। ये जनवरी की बात है? ये 22 फरवरी मतलब जनवरी में आपने एप्लीकेशन दी, फरवरी में आपकी मीटिंग तो होगी ना आपकी, मैं खुली कचहरी में बात होगी तो आपकी डायरेक्टली बात होगी। जी डायरेक्ट। उन्होंने कहा कि हमारा फरहान चीमा का हमारे पास करोड़ों रुपया मौजूद है और हमारे पास तो बंदे नहीं आ रहे। ठीक है, फैक्ट्री नहीं आ रहा है। जो कोई आएगा तो फिर हम उनको कंपनसेट करेंगे किसी ना किसी तरीके। तो मैंने फिर डीजी साहब को कहा, मैंने कहा डीजी साहब मैंने 15 जनवरी की एप्लीकेशन दी हुई है, तो चले वो जो आता जाएगा जिस तरतीब से आएगा उस तरतीब से लेता जाएगा। ठीक है, हम आ गए हैं तो हमें आप ठीक है अदायगी करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, तो आप जनाब अपने साथियों को बताएं कि नैब ठीक है इस फ्रॉड में सुन रहा है। तो खैर मैं फिर जो मेरे ताल्लुक वाले थे, जो जिन का मैं रेफरेंस जानता था, उन्हें मैंने बताया। मैंने कहा भाई हम तो डूब चुके हैं, तो नैब का एक इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, हमारी सुनवाई हो रही है और हमें कुछ ना कुछ उसमें से अदायगियाँ होगी। तो आप लोग पहुँचे वहाँ पे। ठीक है। तो ये जो फरहान चीमा को उन्होंने पकड़ा भी हुआ है। चलें, अब मुझे बताएं कि टोटल कितने आप समझते हैं कि इस वक्त इनके पास रकम आ चुकी है फरहान चीमा की नैब के पास? बकौल जो डीजी साहब थे उन्होंने कहा था 74 करोड़ रुपया। अच्छा, 74 करोड़ हमने रिकवर कर लिया हुआ है, यानी पहली किस्त उसने जमा करवा दी हुई है। और टोटल फ्रॉड कितना होगा, वॉल्यूम उसका कितना होगा आपके ख्याल में? ये तो अब आज जो हमारी मीटिंग हुई है उन्हें भी नहीं पता कि इसका कुछ फैक्ट्री अभी तक ऑन रिकॉर्ड आए नहीं, इनके पास पहुंचे नहीं है, तो पता ही नहीं है कि वॉल्यूम कितना होगा। वो इस तरह ना कि सपोज जिसके पास पैसे फालतू हैं वो ये ले कि फिर वो अब्रॉड बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, वो उनके पास घरों में पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं। ठीक है कि ये बात बन गई। तो हम आपको फिर नैब की तरफ से अभी तक रिलीफ क्यों नहीं मिला? इस दरमियान में इतने माह हो गए हैं, 7-8 माह, इन 8 माह के अंदर आप नैब जाते रहे, नहीं गए तो गए तो क्या आपको वहाँ पर कहा गया? हम खड़े थे 22 फरवरी को, जो हमारी डीजी नैब के साथ खुली कचहरी में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपको हम पैसे दे देंगे। तो हमारे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं। खैर 22 फरवरी के बाद मैं इंतज़ार करता रहा, कोई ना हुई। फिर मैं अगली खुली कचहरी का इंतज़ार मैंने किया, जो अगली खुली कचहरी 29 मार्च को हुई। 29 मार्च की खुली कचहरी में मैं गया, वहाँ डीजी साहब तो सामने आए नहीं, उनके एक डायरेक्टर थे रफ़ीउल्लाह साहब, उससे मुलाकात हुई। उन्होंने जनाब बड़ी तंजिया लहजे में बात की और उन्होंने बड़ा डरावा दिलाया कि हमारी हवालात का और पुलिस का, और बाकायदा उसने रेफरेंस दिया कि देखो हाथ चीमा हमने उल्टा लटकाया हुआ है, तो हम तो नहीं छोड़ते किसी को। अच्छा। तो हरासमेंट भी उस लिहाज से उन्होंने की। खैर बहरहाल, तो और फिर उन्होंने बताया कि ये जो मॉडल सोसाइटी का जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है खुर्रम शहजाद, अच्छा, आप इसके साथ चले जाएं, इनके साथ चले जाएं। तो वो अपने साथ मॉडल वालों को अपने कमरा नंबर 13 में ले आया, इन्वेस्टिगेशन का जो कमरा नंबर 13। वहाँ उन्होंने कहा कि बारी बारी मुझसे बात करें, एक एक बंदा आए। तो उनमें सबसे उम्र रसीदा मैं था, तो एक और बंदा था, उसका नाम भी खुर्रम था लेकिन वो राना था।
उसने राना बोला तो खुर्रम शहजाद साहब ने उसे बिठा लिया, हमें सबको बाहर निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं। फिर जब सारे चले गए तो मैं गया, मैंने कहा खुर्रम साहब मेरी भी बात सुन लें। वो बात कर रहे थे, उन्हें फ़ोन आ गया एक कि जी आप सामने कमरे में बैठे इंतज़ार करें। चलिए इंतज़ार करने में चला गया। फिर दोबारा तिबारा मैं गया, फिर 2 बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी आप इंतज़ार करें। तो मुझे दुख तो बड़ा हुआ, यार तू मेरे औलाद से भी छोटी उम्र का बच्चा है। मतलब आप सीनियर सिटीजन थे तो इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आपकी। अब मुझसे तो कुर्सी पे उठा और बैठा भी मुश्किल से जाता है। अगर हम इसको लफ्ज़ों को शॉर्ट करें, टाइम भी कमी होती है ना। आप ज़रा मुझे बताइएगा कि अभी तक कुछ लोगों को अदायगियाँ हुई या नहीं हुई? मैं आपको बताता हूँ कि फिर खैर ये सिलसिला हुआ। तीसरी मरतबा उसने जब उठाया कि एक औरत आ गई, बंदा आ गया, उन्हें डील करने के लिए मुझे उठा दिया। फिर मैं चला गया। तो फिर जब सारे चले गए तो फिर मैं पेश हुआ। तो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा किधर है आपकी एप्लीकेशन? मैंने कहा ये मेरे पास कॉपी है। उन्होंने अपना रिकॉर्ड देखा था, यार ये तो गई नहीं है, ये तो हमारे पास आई नहीं है। फिर वो एक बच्चा बुलाया, कहते यार देख फाइल। तो उन्होंने जब फाइल देखी, ये बात 29 मार्च की है। 15 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन दी, 29 मार्च को वो एप्लीकेशन मेरी उनकी फाइल में उनके मेज पे पड़ी थी। ठीक है कि जी आप तो न्यू कमर हैं। अच्छा, जनवरी तक भी आप अभी तक न्यू कमर थे? तो मैंने कहा कि भाई ओल्ड और न्यू का क्या ताल्लुक है? 15 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन दी। मेरा केस जेन्युइन है, आपके पास मेरे वाउचर आ गए, मैं आप इसकी अदायगी मुझे कर दें। अगर आपके पास अगर फरहान जिमा की पेमेंट आ चुकी हुई है। चलें अब और थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अभी मुझे बताइएगा कि आज की मीटिंग के अंदर कुछ आपको कोई किसी किस्म का कहा गया कि अगर आप इन दिनों तक अभी आते हैं तो हम आपको पेमेंट करवा देते हैं? कभी कोई वादा या कुछ भी नहीं कहा गया आपको? जी नहीं, हस्बे मामूल आज भी डीजी साहब हमें नहीं मिले, अंदर थे। ठीक है। जब हम बाहर आ गए तो मैंने अपनी आंखों से डीजी साहब को दफ्तर से निकलते देखा। ठीक है। गाड़ी में, लेकिन वो हमें मिले नहीं। उनके डायरेक्टर साहब थे कि उन्होंने कहा बहुत से केसेस होंगे। ठीक है, आपके उनके डायरेक्टर आपको देख रहे हैं या आपके केस को देख रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने डायरेक्टर से ही पूछना था, और अगर वो आपकी बात सुनते भी तो उन्होंने भी फॉरवर्ड उसी को करना था। तो चलें, आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपका जो मुतालबा वो क्या है? इस कैमरे के थ्रू आप मुझे बताइए मीडिया को। मुतालबा ये है कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मुझे मेरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। मेरी तस्लील की इन्होंने और मुझे अब तक पैसे नहीं दिए। मतलब आप नैब की कारकर्दगी से मुतमईन अभी तक नजर नहीं आ रहे मुझे? सर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ये सारी एप्लीकेशनें लिख के दी हैं, मेरे पास प्रूफ है। मैंने चेयरमैन नैब को लिखा, मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा, मैंने सबको लिखा कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। नैब का नया जब चेयरमैन आया तो उसके बाद उन्होंने तमाम जो कंट्रोल संभालने के बाद ये ऐलान किया है कि तमाम जितने मुतासरीन हैं उनकी शरमाई भी होगी, उनके मसाइल भी हल होंगे और मौके पर होंगे। ये बहुत से लोगों का हमने देखा है। और एक जब लास्ट टाइम एहतजाज हो रहा था तो उसमें भी चेयरमैन साहब जब गाड़ी से एंटर हो रहे थे तो उन्होंने गाड़ी से बाहर निकल कर मुतासरीन के मसाइल सुने और फौरी अमल उन पर अमल दरामद करवाया। ये भी मैंने उस इवेंट को पूरे को देखा है मैंने। तो जनाब ये मेरी एप्लीकेशनें हैं, मेरे पास रिसीट है, रसीदें हैं। मैंने चेयरमैन साहब को भी लिखा, चेयरमैन साहब ने जितनी भी बातें की उनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया। हम इंशाल्लाह फिर भी आपको, अगर आपकी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मसला लो। नाज़रीन, एलडी की तरफ से ये पैगाम अक्सर दिया जाता है कि अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, घर या प्लॉट खरीदना है, तो वन विंडो सेल पर उनका काउंटर नंबर 22 है, वहाँ पर आप ये प्लॉट नंबर अपना बता के कि पता चले कि वो कहीं किसी सोसाइटी में मॉर्गेज में, क्योंकि कुछ प्लॉट मॉर्गेज भी होते हैं एलडी के पास, और कुछ सोसाइटी के अंदर ये होता है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं होती, वो एलडी के पास उसको एनओसी जारी नहीं हुआ होता। तो इसलिए बहुत सी मार्केट में ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो फ्रॉड कर रही हैं। तो चूँकि लोगों ने ज़िंदगी में एक दफ़ा घर बनाना होता है, वो अपनी जमा पूंजी वहाँ पर गंवा बैठते हैं। तो आपने मसूद सदीकी साहब का भी मसला सुना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो इनको फ़ंड मिला था सरकारी जॉब से वो ज़ाया करके बैठे हैं। हम चाहेंगे कि गाय बगाए ऐसे तमाम मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक भी पहुँचाएँ और ये कोशिश करें और ये बताते भी रहें कि लोग वो जो सोसाइटी है LDA से अप्रूव्ड हो वहाँ पर सरमाया करें, तब जाकर वो अपना घर भी बना सकते हैं और मसाइल से भी बच सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब नैब ने इस सिलसिला में उसकी पहली किस्त जो 74 करोड़ रुपए जो जितनी भी है वो बनी, इन्होंने दो मरतबा लोगों को पेमेंट दी। मुझसे जीनियस को पेमेंट मिल गई, मुझे पेमेंट नहीं मिली। अच्छा, और दूसरे भी नहीं समझ आई कि वो किन लोगों को दी गई है और क्यों दी गई। ऐसे ही है ना? जी जी।
वो वही ने रिकॉर्ड देखा जाए ना, 15 फरवरी से अगर वो मुझसे सीनियर है तो हक बजाने में, अगर वो जूनियर है तो मेलाफाइडी है। ये सारा गलत है। भी आपका रिकॉर्ड और दूसरे मेरी एक गुजारिश ये है कि जब प्ली बारगेन का क्या मतलब है कि पहली किस्त जमा कराओ तो बेल उसकी हो जाती है, तो जनाब बेल में दूसरी और तीसरी किस्त की क्या जमानत है? उसकी यही जमानत है कि उसका पासपोर्ट रखा जाए, उसका नाम ईसीएल में डाला जाए, बंदा जाए। मुल्क से चला कैसे गया, ईसीएल से उसका नाम कैसे निकला, ये भी आपका हमारा ये एक सवालिया निशान है कि ये कैसे निकल गया है कि जब तमाम फैक्ट्रीज अभी तक एहतजाज भी कर रहे हैं और बैक पे भी खड़े हैं, तो फिर जो शख्स था जिसने ये फ्रॉड किया था, उससे बारगेनिंग करने के बाद उसको मुल्क से जाने क्यों दिया गया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से इतना है। अल्लाह हाफ़िज़।